अब बस करें बेटा। सॉफ्ट आयरन है, ये मूविंग कॉइल है, ये क्या है, टॉरिजिनल वायर है, और ये यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं हमने, मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, ये ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे कंस्ट्रक्शन से ऐसे ऐसे लपेटा जाता है, ठीक है, समझ में आया बेटा, ये ऐसे ऐसे लपेटा गया है। ओके ओके चले। अब इसको लेके इनिशियल कंडीशन इसको नहीं मान लेना कि इनिशियली ऐसे पड़ा हुआ है ना, बस ऐसे मैंने बताया कि इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऐसे, ठीक है। इसको मैं अगर 2D से देखूं तो यहाँ से यहाँ पे बेटा क्या, नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल, और ये हमारे पास सिलेंडर, ये हमारे पास सिलेंडर, और इसके ऊपर हमने यहाँ से, इसमें फाइन वायर ये लगी हुई है, फाइन वायर इसकी ब्लैक से ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से वायर ली हमने, इधर से लेके आए, इधर इसको लपेटी, इसके ऊपर ही है बेटा, और ये ऐसे करंट इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ऐसे ऐसे, एक ही लूप नहीं होता, ये काफी होते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, ऐसे लेकर फिर एक ऐसे लेके जाते हैं, और ये इंसुलेटेड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड, सही ना, इंसुलेटिंग नहीं, इंसुलेटेड, सही, ऊपर मतलब इसके ऊपर ऐसे छीली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे हो। चलो अब देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसमें करंट बहाया जाए तो उसके ऊपर टार्क लगता है, क्या लगता है, टार्क लगता है, और टार्क कितना होता है वो आपको पढ़ाया हुआ है, टार्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, NIAB साइन थीटा, ये N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या होता है, करंट फ्लो इन दैट कॉइल, A क्या होता है, एरिया, B क्या होता है, एंड थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त इस कॉइल का एरिया किधर है, ये इनिशियल कंडीशन है, किधर है बेटा, बाहर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे ऐसे, इस तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सही है, चले, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, समझ आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है जी, नहीं उस कंडीशन को नहीं बनाया मैंने, ये मैंने बोला है इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, 3D में दिखाया मैंने, इनिशियल कंडीशन ये है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। अच्छा एक और भी बात सुन ले बेटा, इधर लगी हुई होती है, इधर सुई लगी हुई होती है ना, इधर नीडल लगी हुई होती है 3D में ऐसे, ठीक है ना, इधर अगर देखो ये 0 बेटा, ये अगर ऐसे घूमेगी तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी जी, ये ऐसे घूमेगा ना, ये कॉइल, ये वाला लूप ऐसे घूमेगा ना, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये 0 मिसाल के तौर पर है ना, अगर ये 1 डिग्री घूमता है मिसाल के तौर पर, हमने बोला कि 1 डिग्री घूमने पे ये 0.1 एम्पियर नापता है, तो 2 डिग्री घूमने पे, हाँ ये ऐसे घूमेगा ना, ट्विस्ट आएगा, इसको ऐसे 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 घुमाया है हमने, है ना, ये ट्विस्टेड एंगल। अच्छा ऐसे समझ लो, देखो ऐसे लूप पढ़ाया आपको, ये वाला पेंडुलम पढ़ाया था आपको ऐसे, अगर बेटा मैं इसको ना, ये थीटा डिग्री, ये O, ये R, अगर मैंने थीटा डिग्री इसको ऐसे घुमाया, ऐसे, कैसे, इस डिस्क को मैंने कैसे घुमाया, ऐसे थीटा डिग्री घुमाया है, तो क्या इस, ये जो रस्सी लगी हुई है इसमें टार्क जनरेट होगा, मैंने इसको ऐसे घुमाया ऐसे, तो इसमें ऐसे टार्क जनरेट होगा एक, है ना, मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ऊपर पे जो रस्सी लगी हुई है उसमें उल्टा टार्क जनरेट होगा, क्योंकि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये खुलेगा, और वो केस क्यों खुलेगा, क्योंकि उसमें एक रिस्टोरिंग टार्क जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ है, रिस्टोरिंग टार्क, है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं इसको मैं पकड़ के ऐसे ऐसे लपटा, ऐसे घर बैठे बैठे, वो पर्दे नहीं होते लगे हुए होते हैं रूम में, तो फारिग बैठे हुए होते हैं, उसको ऐसे मरोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके 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 हम जब उसको छोड़ते हैं तो, और जितना ज्यादा उसको ऐसे करते हैं ना, ट्विस्ट कराते हैं, तो उतना तेजी से और उसमें बड़ा टार्क आता है ना, तो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो उसमें भी एक टार्क जनरेट हो जाता है ना, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो बेटा क्या होता है, खुलता है, वो क्यों खुलता है, रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टार्क जनरेट होता है, हमने एक टार्क दिया, अप्लाई टार्क किया, और उसमें एक हमारे टार्क के रिवर्स में एक टार्क जनरेट हुआ, ठीक है ना, किस में,
हमारे टार्क के अपोजिट में, क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे थीटा डिग्री घुमाऊंगा तो इस वायर में एक टार्क जनरेट होगा, और वो टार्क कितना आता है बेटा, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि थीटा के अपोजिट में होगा। अगर मैं थीटा इधर घुमाऊंगा तो टार्क इस तरफ होगा, ठीक है ना, माइनस इसलिए। और ये कैसा टार्क है, रीस्टोरिंग टार्क है। समझ में आया। ये सी क्या है, ओरिजिनल कांस्टेंट है। ये रस्सी की नेचर पे डिपेंड करता है कि रस्सी की नेचर कैसी है, ठीक है ना। जितना रस्सी जो होगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह की रस्सी होंगी ना बेटा, रस्सियां ये जो लगी हुई हैं, उसके हिसाब से ये सी होगा। जितना सी ज्यादा होगा ना, ओरिजिनल कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, टार्क उतना ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग टार्क उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। और ये जो थीटा है ये ओरिजिनल कांस्टेंट है बेटा ये, और ये जो थीटा है वो क्या है, ट्विस्टेड एंगल है ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि आपने कितना ट्विस्ट किया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। समझ आया बेटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट उसको कितना आपने ऐसे मोड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब जब बेटा इसको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से देखो, करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर, ये इधर, तो थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे इसमें हमने जैसे इसमें करंट बहाया, किसमें, कॉइल में, तो ऊपर की जो ये वायर है वो ट्विस्ट हुई, क्या हुई, ट्विस्ट हुई, थोड़ी सी हमने ऐसे किया तो उसमें इस तरफ वो भी ऐसे ट्विस्ट हुई है, पर उसमें टार्क इस तरफ जनरेट हुआ। मैंने इस कॉइल को कैसे, ये कॉइल ऐसे मूव किया, कॉइल ने ऐसे टर्न किया है, रोटेट ऐसे किया है ना बेटा। कॉइल कैसे रोटेट करेगी, ऐसे, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं इधर इसको बुक को बांध दूं इस रस्सी के साथ, इस रस्सी के साथ में एक रस्सी होती मेरे पास, उसको बुक को मैं बांध दूं और मैं बुक को ऐसे रोटेट कराऊं, तो रस्सी में एक टार्क जनरेट, मैंने बुक को किधर रोटेट कराया, ऐसे, तो ये जो रस्सी आई है उसमें टार्क कैसे जनरेट होगा, इस तरफ, है ना। समझ में आया। हाँ, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो अच्छा, इसको जैसे जैसे मैंने इसको क्या किया, जैसे मैंने करंट मूव कराया, तो करंट मैंने इसमें फ्लो कराया, तो क्या हुआ कि ये जो कॉइल थी उसने रोटेट किया, उससे क्या बना, ठीक है ना, उसने रोटेट किया, उससे क्या बना कि ये जो फाइन वायर थी, या इसको हम टॉरिजिनल वायर बोलते हैं, इस टॉरिजिनल वायर में क्या जनरेट हुआ, रीस्टोरिंग टार्क जनरेट हुआ। क्या हुआ, रीस्टोरिंग टार्क। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैंने टार्क जनरेट हुआ है करंट की वजह से, किसकी वजह से, करंट की वजह से, वो वाला टार्क और जो रीस्टोरिंग टार्क है ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैसे रस्सी को कभी कभी हम ऐसे उस मरोड़ते हैं ना, कि हम ऐसे घुमाते रहे, उस पर्दे को घुमाते रहे, एक टाइम ऐसा आएगा मजीद नहीं घूम पाएगा, क्योंकि जितना हम टार्क इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं उतना उसमें रीस्टोरिंग टार्क इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हम ज्यादा उसको घुमा नहीं सकते, ये दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब जो करंट की वजह से टार्क इसमें ऐसे जनरेट होगा, है ना, क्या होगा, करंट की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे जनरेट होगा टार्क, और इसमें रीस्टोरिंग टार्क ऐसे जनरेट होगा, है कि नहीं है। तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो टार्क कितना आता है बेटा, मैंने यहाँ पे कहीं पे फार्मूला लिखा हुआ था, ये वाला, ये लिख लो कि as coil starts rotates, as coil, जैसे ही मैं लिख लूं यहाँ पे, as coil कौन सी है बेटा, ये वाली, ये रोटेट करेंगे, as coil starts rotates, there is the original wire बेटा क्या होगी, स्टार्ट ट्विस्ट, है ना बेटा। जैसे इसमें आएगा तो ये वाली मुड़ेगी, इसमें ट्विस्ट आएगा, किसमें बेटा, इसको मैंने ऐसे किया ना, इसमें ये भी ट्विस्ट होगी, क्या, ये जो ये वाली तार है ना, ये भी क्या होगी, ट्विस्ट होगी, है ना। मैंने ऐसे टार्क दबाया, ऐसे किया है, तो ये जो रस्सी है उसमें भी क्या आया है, ट्विस्ट आया है, क्या आया है, ट्विस्ट आया है। एक टाइम आएगा कि क्या होगा, once time the टार्क स्टार्ट टू, ये इस ट्विस्ट किया है ना इसने, तो इसमें
there is restoring torque will develop in टॉरिजिनल वायर। बेटा क्या होगा, जैसे ही कॉइल क्या करेगी, स्टार रोटेट करेगी, तो इस वजह से वो जो टॉरिजिनल वायर है उसमें क्या होगा, वो ट्विस्ट होगी, और उस वजह से उसमें क्या बनेगा, रिस्टोरिंग टार्क जनरेट होगा, है ना। एट वंस टाइम द रिस्टोरिंग टार्क एंड रिस्टोरिंग टार्क, और बेटा कौन, रिस्टोरिंग टार्क एंड टार्क ड्यू टू करंट इन कॉइल will be equal, है ना बेटा, क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं है बेटा। समझो फिर से, जैसे ही इसमें हमने करंट भेजा तो क्या हुआ कि ये जो कॉइल थी इसने रोटेट करना शुरू किया, है ना, क्या करना शुरू किया, रोटेट करना। इस रोटेशन की वजह से इस टॉरिजिनल वायर में क्या बना बेटा, ये ट्विस्ट हुई, क्या हुई, ट्विस्ट हुई। उस ट्विस्ट होने की वजह से उसमें एक क्या बना, टॉरिजिनल रिस्टोरिंग टार्क जनरेट हुआ। टॉरिजिनल वायर में क्या बना, रिस्टोरिंग टार्क बना, मतलब मैंने इस तरफ इसको रोटेट कराया है तो ये तार मुड़ी है, टॉरिजिनल वायर मुड़ी है ना, उसमें ट्विस्ट आया है, उसमें क्या बनेगा, फिर ट्विस्ट हुई है ना, ट्विस्ट होने की वजह से उसमें क्या आएगा, जैसे मैंने किसी चीज को ट्विस्ट किया तो उसमें क्या बनेगा, रिस्टोरिंग टार्क। मैंने ऐसे ट्विस्ट किया है तो उसमें क्या बनेगा, मैंने ऐसे ट्विस्ट किया है ना तो उसमें ऐसे खुलने वाला एक टार्क जनरेट होगा। मैंने इसको ऐसे किया है तो उसमें एक खुलने वाला टार्क जनरेट होगा। एक टाइम आएगा कि ये जो कॉइल का मैंने ऐसे टार्क दिया है और जो इस फाइन ये जो टॉरिजिनल वायर है उसमें जो रिस्टोरिंग टार्क जनरेट हुआ है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब मजीद ये रोटेट नहीं होगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कुछ देर के बाद ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, देखना। ऐसे है ना। अब बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे, और ये वाला क्या है, ये थीटा एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं। इस वक्त इसका एरिया किधर था, इधर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितनी थी, 90 डिग्री थी। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कितनी एंगल है, थीटा डिग्री है। मैं ओरिजिनल टारगेट यहाँ पे थीटा वाली जगह पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ, फाइल लिख लूँ, तो फिर इधर इसको अल्फा ले लो, इधर अल्फा ले लेते हैं और इधर थीटा ले लेते हैं, सही है, सही है बेटा। ये अल्फा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। पहले एंगल कितनी थी, एरिया वेक्टर के दरमियान, एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। अब ये घूम के ऐसे हुआ तो एरिया वेक्टर आया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, अल्फा, दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, अल्फा एंगल है, समझ में आया। अच्छा ये ट्विस्ट कितना हुआ है, फिर मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, फिर देखो समझो, पहले एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अब एंगल कितनी है, 90 डिग्री है ना। ये एरिया वेक्टर और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसे हुआ तो क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कम हो रही है, 90 से कुछ कम हो गई, ये 60 डिग्री हो गई, फिर ऐसे हुआ 30 डिग्री हो गई, कम हो रही है ना, ये जो है एंगल बन रही है। अच्छा ये ट्विस्ट, अब सुनना, 90, ये जो घूम रहा है, ये जो ऐसे ये घुमा रहे हैं 90 डिग्री से, ये वाली एंगल क्या है, ट्विस्टिंग एंगल, समझना, 90 है ना। हमने अभी कुछ भी ट्विस्ट नहीं किया इसको, ठीक है ना। ये जैसे ही घूमा, अब एंगल कितनी हो गई एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, 60 डिग्री, तो उधर से घूम के कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ ट्विस्ट है,
ये 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये जो घूम के आया जी, समझ में आया। अब ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल हो गई 30, सही ना, कितनी हो गई, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितनी हो गई 60, समझ में आया। एंगल ऑफ ट्विस्ट कितनी हो गई, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर 30 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई, समझ में आया। एंगल ऑफ ट्विस्ट वो है, समझ में आया बच्चे, ओके। तो ये ऐसे ऐसे, तो एक टाइम आया कि ये दोनों क्या हो गए बेटा बराबर, यानी कि सी थीटा और एन, या ऐसे समझना, एन आई ए बी साइन अल्फा बराबर किसके है, सी थीटा के, किसके बराबर बेटा, हमें मैग्नीट्यूड से काम है, डायरेक्शन को छोड़ो बेटा, हमें क्या चाहिए आई, ये क्या हो जाएगा सी थीटा अपान एन ए बी साइन अल्फा, बस इसके बाद लिखते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, समझ में आया बेटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हम तो ये चाहते हैं कि जितना ट्विस्ट करें हम उसके हिसाब से हमें एंगल आए, करंट मिलेगा, है ना। अगर हम एंगल, अगर हमने 0 डिग्री ट्विस्ट किया है और 1 डिग्री ट्विस्ट किया है हमने, तो करंट मिला है 0.1। अगर 2 डिग्री ट्विस्ट किया है, मतलब लीनियर रिलेशन आना चाहिए, पर इधर तो रिलेशन आई के, ये सी कांस्टेंट होगा, एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, पर ये अल्फा क्या आ गया, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड, वो तो चेंज होगी ना, एक ये वेरिएबल आ गया, एक ये थीटा, थीटा क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और अल्फा क्या है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दो वेरिएबल आ गए, हमें इस वेरिएबल को खत्म करना है ना, क्योंकि हमें सीधा रिलेशन किसके साथ मिल जाए, थीटा के साथ चाहिए ना, एंगल ऑफ ट्विस्ट के साथ। भाई अगर 1 डिग्री घुमाते हो, ट्विस्ट कराते हो, तो करंट आता है 0.1, तो 2 डिग्री घूमने पे 0.2, मतलब ऐसा कोई रिलेशन बने, पर यहाँ पे तो अल्फा भी आया, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया, और वो कौन सा तरीका ढूंढा गया कि आप जो मैग्नेट्स रखते हो वो कैसे मैग्नेट्स रखो, हार्स शू मैग्नेट, सही ना, जैसे घोड़े के वो पाँव होते हैं ना, उनके शेप जैसे मैग्नेट्स रखो, क्योंकि उनकी खासियत ये होती है कि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, रेडियल, ठीक है ना। ये लिखो फिर बनाता हूँ, जल्दी करो जल्दी, मिटा दूं, इधर बना लो। नहीं, रेडियस पे ऐसे है ना, ये रेडियल है, रेडियस इधर होगा ना बेटा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ऐसे रेडियस पे, ऐसे ऐसे, ऊपर से टॉप से देखेंगे तो बेटा ऐसे लगेगा, है ना, ओके। इसमें शुरुआत में ऊपर से देखूंगा तारे कैसी हैं लगी हुई, ऐसे ऐसे लगी है ना बेटा, सही ना, ऐसे तारे लगी हुई है ना, ऊपर से देखने पे तारे ऐसे लगी हुई थी ना शुरुआत में, सही ना। ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ ये वाला फेस दिखाई देगा, ऊपर वाला, ऊपर वाली डिस्क दिखाई देगी, उसमें तारे ऐसे लगी हुई हैं शुरुआत में। इसका एरिया वेक्टर किधर था, ऐसे, है ना, समझ में आया। ये ऐसे ऐसे तारे लगी हुई हैं, ऊपर से देखूंगा तो सिर्फ ये दिखाई देगा, और इसका एरिया वेक्टर किधर था, ऐसे ऐसे था ना बेटा, ठीक है ना, एरिया वेक्टर इधर था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसे होंगी, कि यहाँ से मैं ब्लैक से बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से, बेटा रेडियस पे बनानी है, गोल गोल, इसके करेस्पॉन्डिंग ऐसे, रेडियस पे ऐसे ऐसे, सही है। अब ये जब ऐसे है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर बेटा किधर है, ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये वाली, है ना। तो दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, 90, कितनी एंगल है। थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये वाला थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगा थोड़ा, सही है। अब इसका एरिया वेक्टर बेटा किधर हो जाएगा,
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी है, ये वाली पार कर रही है, कौन सी, ये, सही ना, हाँ। इस आयरन से ये जो कॉइल है इसको पार करेगी जी, हाँ इसको, कॉइल को, ठीक है। अब देखिए ये एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर बेटा किधर है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, ऐसे वाली। दूसरी वाली तो बेटा इसको क्रॉस नहीं करेंगी ना, ये जो आ रहा है इस वाली को क्रॉस थोड़ी करेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करती है क्या, नहीं करती है ना, नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो ये ऐसे। अब देखिए हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री, मतलब अल्फा हमेशा कितनी रह रहा है ना। हमने कैसे यूज किया, हमने वी यूज्ड horseshoe magnet to remove, to obtain radial magnetic field, है ना बेटा, to remove the sin alpha term from the इक्वेशन, है ना बेटा। इस इक्वेशन से जो करंट की इक्वेशन बननी है, इससे साइन अल्फा के टर्म को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, हार्शियो मैग्नेट यूज किया, जिसने कैसी हमें फील्ड दी। इसकी वजह से फायदा क्या बना, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर बना किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से एरिया वेक्टर और इसके दरमियान एंगल हमेशा क्या रही, 90 डिग्री रही। तो ये चला गया यहाँ से टर्म, तो ये वाला फार्मूला क्या बन गया, इधर से मैं लिख लेता हूँ बेटा, I इज इक्वल टू सी थीटा अपान एन ए बी, साइन 90 हमेशा 1 के बराबर। तो ये फार्मूला मिल गया। अब बेटा हमें क्या मिल गया, ये देखें, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गया हमें किसके साथ, थीटा के साथ। जितनी ज्यादा थीटा उतना ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा थीटा, जितना ट्विस्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा। समझ में आया, थोड़ा ट्विस्ट हुआ तो मतलब ये सुई पहले थोड़ी जस्ट इतनी हिली तो थोड़ा करंट आया होगा, इतनी हिली तो, और इतनी हिली तो, मतलब जितना ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है उतना ज्यादा करंट आया होगा, सही ना, उतनी ज्यादा रीडिंग मिलती जाएगी हमें। यहाँ पे मान लो 0.1, यहाँ पे 0.2, ऐसे, सही है, समझ आया बेटा। अब सी एन ए बी को हमने एक कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आई इज इक्वल टू के थीटा जी। रीडिंग पे डिपेंड करता है। हाँ तो फिर बेटा इशू होगा, मैं बताता हूँ इसका। फिर ये हाँ ये टूट जाएंगे बेटा, पूरा इसकी कॉइल जल जाएगी, कॉइल जल जाएगी इसकी। और ये बेटा ये यूज होता है फॉर मेजरिंग द डीसी करंट, डीसी करंट के लिए ये यूज होती है, सही ना। किसके लिए यूज होती है, डीसी करंट के लिए, ये भी लिख लेना। गैल्वानोमीटर इज यूज टू मेजर द डीसी करंट, एंड ये स्मॉल करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, और किसके लिए, डिटेक्ट करंट, किस ब्रांच में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डीसी करंट, वो भी छोटा करंट, मिली एम्पियर्स में, सही है। हम मिटा दूं, एसी के लिए बेटा दूसरी चीजें यूज होती हैं, उसको हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर बोला जाता है, वो अलग डिवाइसेस होती हैं उसको मेजर करने के लिए, ये नहीं होगा। एक तो एसी करंट बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो ये कॉइल सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज होगा ना, कभी इधर टार्क होगा कभी इधर, ये डिफ्लेक्शन ऐसे करती रहेगी, ये सिर्फ ऐसे नाचती रहेगी, ये इसकी नीडल ऐसे ऐसे, है ना जी। हाँ तो हाँ रीडिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 पे भी जाती है, ऐसे करती रहती है। बता रहा हूँ, सेंसिटिविटी पढ़ा था। सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत बड़ा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ी सी बात पे बड़ा बुरा मान ले, है ना, क्या मान ले, थोड़ी सी बात पे हाँ बुरा मान ले, है ना। कहते हैं भाई ये सेंसिटिव है, तो मतलब ये छोटी बात का बहुत बड़ा बुरा मान लेता है ना, इससे मजाक नहीं किया करें, है ही नहीं। कोई है इधर सेंसिटिव, कौन है, गुफरान, गुफरान सेंसिटिव ना है। चले इधर देखो, समझना,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल मेरा ये है, सुनना, सेंसिटिव कौन सा गैल्वानोमीटर होगा? सुनना, which MCG is more sensitive? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, सही है ना? कौन सा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा? जो थोड़े करंट पे ज्यादा घूमे या जो ज्यादा करंट पे कम घूमे? कौन सा सेंसिटिव होगा? जो थोड़े करंट पे ज्यादा घूमे, है कि नहीं? जो थोड़े करंट पे ज्यादा घूमे वो क्या होगा? सेंसिटिव होगा, है ना? अब देखो, सुन लो, ऐसा आपने इसमें तार लगा दी, ऐसी मोटी मोटी तार लगा दी उसमें, है ना, इतनी ऐसे ऐसे। इसमें ये जो मैंने कॉइल बोला था ना, मूविंग कॉइल, ये बहुत पतली लगाई जाती है इसमें। अगर मोटी लगाओगे तो वो इनर्शिया की वजह से घूमेगा ही नहीं, है ना, उतनी फोर्स लग नहीं पाएगी, इनर्शिया की वजह से वो घूम ही नहीं पाएगा। और दूसरा, अगर हमने मान लो कि वो 10 एम्पियर लगाने पे 1 डिग्री घूमता है, तो बेटा 1-2 एम्पियर देने पे तो वो घूमेगा ही नहीं। 10 एम्पियर लगाने पे वो कितना घूमता है? 1 डिग्री। तो 1-2 डिग्री 1-2 एम्पियर लगाने पे तो वो घूमेगा ही नहीं। मतलब इतना बड़ा एरर, इतना बड़ा एरर, इतनी बड़ी उसकी इनर्शिया है, वो घूम ही नहीं रहा, इनर्शिया की वजह से वो घूमेगा ही नहीं। तो उसमें जो तार लगाई जाती है वो बहुत पतली लगाई जाती है, इसलिए वो करंट बहुत छोटा नापता है। उसमें तार बहुत सेंसिटिव लगाई जाती है, बहुत छोटी छोटी पतली पतली तारें लगाई जाती हैं, तो ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, जो थोड़े करंट पे ज्यादा घूमे, थोड़ा सा ही करंट दे, बहुत ज्यादा घूम के आ जाए, तो वो क्या होता है? सेंसिटिव होता है। और जितना सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होगा वो उतना अच्छा होगा, जितना सेंसिटिव होगा वो उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। थोड़े से करंट, थोड़ा करंट दे, इतनी डिफ्लेक्शन दे दे तो अच्छा है ना भाई, अच्छी रीडिंग दे रहा है हमें, बहुत घूम के आ रहा है ना। जितना ज्यादा घूम के आएगा हमें उसको पढ़ना, रीड करना आसान होगा, है कि नहीं है? अब 10 एम्पियर देने पे अगर वो घूमता ही नहीं है तो एरर बहुत दे रहा है ना। 10 एम्पियर देने पे 1 डिग्री घूम रहा है और 1-2 एम्पियर देने पे वो घूम ही नहीं रहा, तो बेटा इनर्शिया की वजह से घूम ही नहीं रहा, मतलब बहुत बड़ा एरर है ना। क्या है उसमें? बहुत बड़ा एरर है। तो थोड़ा करंट देने पे बहुत ज्यादा घूमे तो वो सेंसिटिव होता है और वो अच्छा होता है। वो क्या होता है? अच्छा होता है। सुनना मेरी बात, हाँ, जो ज्यादा घूमे ना वो अच्छा है, जो घूमे ही ना बेटा वो तो बहुत बड़ा एरर होगा ना। ऐसी आपने लगा दी, उसमें तार लगा दी, 15 एम्पियर दे रहे हो फिर भी नहीं घूम रहा, 20 एम्पियर दे रहे हो फिर भी नहीं हो, किस काम का? किसी काम का ही नहीं है, सही है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आई बराबर किसके था? के थीटा के। और के किसके बराबर था? C/NAB, है ना, वो तो चला गया ना, सही ना, इसके बराबर। अब मुझे ये बताओ कौन सा ज्यादा सेंसिटिव होगा, जिसका के बड़ा होगा या के छोटा होगा? सेंसिटिव कौन सा होगा, जिसका के बड़ा होगा कि के छोटा होगा? अब सुनना, एक करंट हमने दिया, सेम करंट, दो गैल्वानोमीटर्स थे, हमने सेम करंट दिया, क्या दिया? सेम करंट। तो एक का K1 अलग होगा, है ना, इसका K1 अलग, और उसकी θ1, है ना, और दूसरे को भी हमने दिया K2 θ2, सही ना। सेम करंट पे वो θ1 घूमा और वो θ2 घूमा, सेम करंट पे वो कितना घूमा बेटा? के इसलिए मैंने अलग दिया है क्योंकि वो अलग अलग है, वो उनका ये CNAB इसमें से कुछ भी चेंज होके उनका के अलग हो सकता है ना। सेम करंट देने पे ये वाला गैल्वानोमीटर कितनी एंगल घूमा, उसकी नीडल कितनी घूमी, और इसकी नीडल घूमी, सही ना। अब ये दोनों बराबर, K1 θ1 इक्वल टू K2 θ2। मान लो θ1 ज्यादा है बेटा किससे? θ2 से। तो ये कैसे बराबर हो सकते हैं? फिर इस K1 क्या होगा बेटा? K1 छोटा होगा किससे? K2 से। ये बराबर कैसे हो सकते हैं बेटा? अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं? फिर इसको बड़ा होना पड़ेगा और इसको छोटा होना पड़ेगा, है कि नहीं? सही, इसको छोटा होना पड़ेगा और इसको बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं बराबर हो सकते,
है ना। मिसाल के तौर पर कि थीटा 1 है 4 और ये है 2, ये 8 कैसे हो सकता है? इसको क्या ये ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? मैंने बोला ना थीटा 1 क्या है, इसको क्या रखूं मैं? 4 और इसको क्या रखूं? 2 रखूं, है ना। फिर मकसद के फिर ये ज्यादा ट्विस्ट हुआ है ये वाला, जब ये ज्यादा ट्विस्ट हुआ है मतलब थीटा 1 ज्यादा, मतलब ये ज्यादा ट्विस्ट हुआ है किससे? इस वाले से, है ना। इससे ज्यादा ट्विस्ट है मतलब फिर उसका K1 छोटा होना चाहिए, है ना। K1 छोटा होना चाहिए, K1 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा होगा, तभी तो वो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। K1 छोटा होगा ना तभी तो वो क्या देगा? ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, उसकी ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट ज्यादा होगी ना, है ना बेटा। वो ज्यादा ट्विस्ट करेगा ना बेटा। K1 जितना छोटा होगा ना वो उतना ज्यादा घूमेगा, वो उतना ज्यादा घूमेगा, है ना बेटा। ज्यादा घूमने के लिए क्या छोटा होना चाहिए? K को छोटा होना चाहिए ना, तो K छोटा होना चाहिए। उसका क्या क्या छोटा होना चाहिए? K छोटा होना है। अब सुनना, K छोटा कब कब हो सकता है? मान लो ऐसे सवाल आता है, सुनना सवाल कैसे कि भाई अगर मैं C को बढ़ाऊं तो K बढ़ जाएगा, मतलब उसकी सेंसिटिविटी गिर जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी के बढ़ जाएगी, गिर जाएगी बेटा। K जितना बड़ा होगा ना उसकी सेंसिटिविटी उतनी कम होगी बेटा। थीटा 1 क्या होना चाहिए? अगर ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा सेंसिटिव है ना, और ज्यादा घूमने के लिए K क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए ना, ये याद रखना। K क्या होना चाहिए? छोटा। अब देखो अगर C को बढ़ाओगे तो बेटा K बढ़ जाएगा। अब K बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी गिर जाएगी, क्योंकि सेंसिटिव होने के लिए K को छोटा होना चाहिए। C बढ़ाओगे तो K बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से C सेंसिटिविटी, हाँ अच्छा। अगर N बढ़ाओगे तो K गिर जाएगा, और K गिर जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर एरिया बढ़ा दो तो K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा एरिया को कम कर दो तो ये बढ़ जाएगी और सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो तो K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सही ना, ये याद होनी चाहिए चीजें। नंबर ऑफ टर्न्स, सेंसिटिविटी की बात की, कौन सी सेंसिटिविटी? वो ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा टार्क आएगा। टार्क किसके बराबर? NIBA sin थीटा। हाँ जी, टार्क ज्यादा आएगा तो घूमेगा ज्यादा, N से रिलेटेड है ना। समझ आया बेटा? ओके। अब एक सवाल दे रहा हूं मैं, आप बताओ कि फाइंड द ओरिजिनल कांस्टेंट। अगर हम उस एम्पियर उसको वोल्ट गैल्वानोमीटर को हम कितना करंट दे रहे हैं, I0, तो वो π/4 डिग्री घूमता है। अगर उसको करंट कितना दे रहे हैं? I0, है ना। कितना करंट दे रहे हैं बेटा? I0, तो वो कितना डिग्री घूमता है? π/4। कितना? π/4। तो आपने क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना है, जल्दी बताओ। अगर करंट में कितना दे रहा हूं, I0, तो वो कितना घूमता है? π/4। तो बताओ C की वैल्यू क्या होगी? C की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी, और इजी पानी बताने वाला है। मैंने करंट दिया किसी को, कितना दिया? I0, तो उसकी नीडल कितनी घूमी? 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री। तो बताओ C, तो ओरिजिनल कांस्टेंट आ दिया I = K थीटा। सही है। I कितना करंट दे रहे हैं बेटा? I0। K की वैल्यू क्या है? C/NAB। थीटा कितना है बेटा? π/4। कितना बेटा? π/4। हमें क्या चाहिए? C। क्या चाहिए? C। तो ये हो जाएगा 4NAB, सही है ना, अपान इंटू I0 अपान पाई। बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी गलती कर सके। सही है। सही है बेटा। सही आपने मतलब ये बताया कि कौन सा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा। कौन सा? ये वाला सवाल उस पे तो नहीं। हाँ वो बस इतना बता। हाँ नहीं बस उसको आपको थोड़ी लेना है, बस ये बताना होना है सेंसिटिव कौन सा है।
हाँ मैडम क्लास वठंदी हले न एमीटर सर मैडम क्लास वठंदी छा मैडम क्लास लेगी हाँ हाँ ठीक है बेटा एमीटर क्या चीज़ एमीटर एमीटर क्या है बेटा इट्स अ डिवाइस विच मेजर्स द लार्ज करंट ये बड़ा करंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है ना ये क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होती है और अच्छा वो डीसी ही करता है क्या करता है जो हम पढ़ेंगे वो सारी कैसी होंगी डीसी करंट पे वर्क जो करेंगी ठीक है ना ये क्या एमीटर क्या है बेटा